वन पीस चैप्टर 1186 आ चुका है, जिसको पूरा पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है कि ओड़ा सेंसे आजकल नाश्ते में क्या खा रहे हो यार। क्योंकि चैप्टर कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पे ब्रुक की ट्रेजिक बैक स्टोरी को तो हम देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ शूरी को लेके जो यहाँ पे चीजें रिवील हुई है कि उसके पास एक काफी स्पेशल आईज है जिसको अवेकन भी किया जा सकता है, जो कि क्या यहाँ पे पुडिंग से रिलेट कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखेंगे लोकी वर्सेस ईमू की फाइट को, जिसमें अब जुड़ने वाला है लूफी, जो कि एकदम स्वैग के साथ एंट्री करता है। एंड जो कांड यहाँ पे उसने करे है ना यार, तो भाई लोग आराम से बैठो, पूरी कहानी को अच्छे से डिकोड करते हैं कि आखिर एल्बाफ के अंदर चल क्या रहा है, ईमू का आखिर क्या प्लान है, शूरी की आखिर क्या ऐसी पावर्स है, और लूफी ने आखिर ऐसा क्या किया है ईमू के साथ, जिसकी वजह से मे भी शायद यहाँ पे ईमू का पूरी तरीके से मुंह छुपाना पड़ जाए अपना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो शुरुआत करते हैं काफी क्यूट से कवर पेज से, जहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी अपना काफी छोटू सा यहाँ पे बैठ के ईडा की ड्राइंग बना रहा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ईडा पीछे से चुपके से आती है। यहाँ पे ये सब चीजें देख के काफी खुश तो वो हो ही रही होती है, जिसके साथ साथ हम देखते हैं कि लोकी ने ईडा की ड्राइंग के नीचे काचान यानी कि मॉम भी लिखा हुआ है यार। जहाँ पे कवर स्टोरी जितनी होलसम है, वहीं पे जो एस्पेरिया किंगडम का सीन है उतना ही ज्यादा डेंजर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरा एस्पेरिया किंगडम आग की लपटों में फैल चुका है। यहाँ पे सारे गार्ड्स एस्पेरिया किंगडम के वो फाइट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इंडिपेंडेंस पाने के लिए, खुद को आजाद करने के लिए उन लोगों को यहाँ पे फाइट करनी ही पड़ेगी, चाहे वो लोग यहाँ पे मर मिट क्यों ना जाए भाई। पर वहीं इन सब चीजों से दूर थ्रोन रूम के अंदर तो कुछ और ही चीज चल रही है, जहाँ पे ब्रुक एंटर करता है एंड इस सीन को देख के शौक रह आता कि शूरी ने किंग रूवेन को जान से मार दिया। दोनों यहाँ पे डीमंस के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रखे हैं। उसके साथ साथ दो और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स यहाँ पे हमको थ्रोन रूम के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि एक तो यहाँ पे एक सेलेस्टियल ड्रैगन है जिसका नाम गोरो यानी कि ग्रो करके रिवील किया जाएगा। जिसके साथ साथ दूसरे यहाँ पे हम शैडो फिगर को देखते हैं, जो कि काफी हद तक मार्स की फिगर की तरह लग रहा है, यानी कि अपना गुरु से मार्स, जिसको यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि असल में ईमू कंट्रोल कर रहा होता है। ब्रुक भागते हुए किंग रूवेन के पास जाता है, उसे उठाने की कोशिश करता है, यहाँ पे चिल्ला रहा होता है कि जल्दी से कोई किसी डॉक्टर को लेके आओ। यहाँ पे वो शूरी को भी कह रहा होता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, जहाँ पे वो चिल्ला रहा होता है कि जल्दी से जल्दी कोई डॉक्टर आए। यहाँ पे वो बात करता है, यहाँ पे सोचता है कि कैसे किंग रूवेन ने उसको भाई बचपन से बचाया, कैसे वो पहली बार किंग रूवेन से मिला था, अपने सारे पास्ट के बारे में सोचने लगता है। बट फिर शूरी यहाँ पे उसको टोकते हुए कहती है कि इस पर्सन को उठाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये मर चुका है। जिस चीज को सुन के यहाँ पे ब्रुक शूरी के ऊपर गुस्सा नहीं करता, बल्कि ब्रुक उस पर्सन के ऊपर गुस्सा करता है, उसके ऊपर यहाँ पे स्वॉर्ड पॉइंट करता है कि आखिर तू है कौन, यहाँ पे क्या कर रहा है तू किंगडम के अंदर। क्योंकि ऑब्वियसली ब्रुक शूरी को बचपन से देखता है, तो उसको पता है कि यार शूरी ऐसा तो कुछ नहीं करने वाली, पक्का ये इसी आदमी का काम होगा। लेकिन शूरी यहाँ पे उसको टोकते हुए कहती कि अगर तू सच में मुझे इतने अच्छे से जानता है तो क्या तुझे पता था कि मैं एक सेलेस्टियल ड्रैगन हूँ। एंड इस चीज को सुन के ब्रुक यहाँ पे लिटरली शॉक हो जाता है कि आखिर ये शूरी यहाँ पे क्या बात करी, ये भाई एक सेलेस्टियल ड्रैगन कैसे हो सकती है। लेकिन शूरी यहाँ पे उसको समझाती है कि ये मेरा फादर नहीं है, बल्कि मेरा बायोलॉजिकल फादर तो कोई और है। ये वही पर्सन है जो उसके सामने यहाँ पे बैठा हुआ है, जो कि एक सेलेस्टियल ड्रैगन है जिसका नाम है गोरो। जहाँ पे वो ब्रुक को अच्छे से समझाती है कि किंग रूवेन को मारने के पीछे उसका रीजन ये था कि उसने 16 साल तक शूरी को यहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन की आइडेंटिटी से दूर रखा था। और यहाँ पे जब बात हुई थी कि जो एस्पेरिया किंगडम का हेवनली ट्रिब्यूट है उसको माफ करने के लिए 1000 स्लेव्स को भेजना पड़ेगा, ये सच्चाई नहीं थी। शूरी यहाँ पे कहती कि 1000 स्लेव्स को नहीं, बल्कि शूरी को यहाँ पे उन लोगों को गवर्नमेंट के हवाले करना था, ये यहाँ पे शर्त रखी थी उन लोगों ने। लेकिन किंग ने यहाँ पे शर्त को नहीं माना, इस वजह से यहाँ पे वॉर छिड़ी और इसी चीज की वजह से यहाँ पे शूरी ने उसको जान से मार दिया। क्योंकि जिस पर्सन ने यहाँ पे वॉर छेड़ी थी यानी कि किंग रूवेन, अगर वही यहाँ पे जिंदा नहीं रहेगा फिर तो इस वॉर का कोई मतलब ही नहीं रहता। जहाँ पे फिर हम उस गॉड्स नाइट के बंदे को बात करते हुए सुनते हैं, जिसका पूरा नाम सेंट मैनमेयर गोरो है, यानी कि वो मैनमेयर फैमिली से बिलोंग करता है। एंड शूरी भी एक सेलेस्टियल ड्रैगन है, जिसके पीछे काफी लोग सोचे होंगे आखिर ये पर्सन सेलेस्टियल ड्रैगन कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे गोरो खुद इस चीज को कंफर्म कर देता है। जहाँ पे जब गोरो बात कर रहा था उसकी हम यहाँ पे आंखों को भी देखते हैं, जो कि बिल्कुल शूरी की तरह यानी कि ट्विन कलर्स की। जहाँ पे गोरो बात करता है कि कैसे जब वो पहले एस्पेरिया किंगडम के अंदर आया था उसने यहाँ पे कैंडल के एक प्रोडिजी के बारे में सुना था, जो कि बिल्कुल यहाँ पे ब्रुक की तरह था, लेकिन ब्रुक कभी उससे मिला नहीं था, तो यहाँ पे ब्रुक उसको पहचानता नहीं यार ऑब्वियसली। एंड ये जो गॉड्स नाइट का मेंबर है ये वही सेलेस्टियल
सेलेस्टियल ड्रैगन है जो एस्पेरिया किंगडम के अंदर काफी पहले आया था। जब बात हुई थी कि कैसे भाई एक सेलेस्टियल ड्रैगन एस्पेरिया किंगडम के अंदर आया था, उसके बाद से यहाँ पे कैंडल की हालत काफी बुरी हो गई थी, वो काफी बीमार हो गई थी। तो क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जब यहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन यहाँ पे किंगडम के अंदर आया हो, उसने यहाँ पे कैंडल को देखा हो। ऑब्वियसली यहाँ पे कैंडल भाई उस चीज को रिजेक्ट नहीं कर सकती, इस पर्सन ने उसके साथ कुछ ना कुछ करने की कोशिश करी। तुम लोग यहाँ पे समझ ही गए होगे आखिर मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। जैसा गिनी के साथ हुआ था वैसा ही यहाँ पे कैंडल के साथ हुआ हो, जिसके बाद यहाँ पे शूरी बॉर्न हुई हो। एंड इस चीज को यहाँ पे किंग रूवन भी मैं भी जानता हूँ, तभी यहाँ पे उसने कैंडल से शादी करने के लिए राजी हो गया यार। जिसका मतलब शूरिया करेंटली हम जिसको गुनको के नाम से जानते हैं, वो गोरो नाम के पर्सन की बायोलॉजिकल डॉटर है। लेकिन गोरो को यहाँ पे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो तो यहाँ पे कहता कि मैं इस यहाँ पे लड़की को लेने बिल्कुल भी नहीं आता। वो तो यहाँ पे बस इसलिए आया है क्योंकि ईमू ने खुद यहाँ पे उसको ऑर्डर दिया है, क्योंकि जो गुनको है यानी कि शूरी, उसकी जो आईज है काफी स्पेशल है, जो कि अवेकन की जा सकती है, जिसकी अवेकनिंग से मे भी कुछ ना कुछ यहाँ पे पावर मिल सकती है, जिसको यहाँ पे चैप्टर के अंदर तो रिवील नहीं किया गया। लेकिन मे भी हो सकता है कि ये काफी हद तक जो भाई पुडिंग की पावर्स है उससे यहाँ पे रिलेटेड हो। जैसे पुडिंग भाई अपनी आईज को अगर अनलॉक कर लेगी, जो थर्ड आई है यहाँ पे, वो काफी हद तक भाई जो पूरे पोनीग्लिफ्स है उनको डिसाइफर कर सकती है। मे भी हो सकता है कि गुनको के पास भी सम काइंड ऑफ सिमिलर पावर्स हो, क्योंकि अभी तक यार स्टोरी के अंदर हमको ये चीज कंफर्म नहीं की गई कि क्या ईमू भी पोनीग्लिफ्स की जो लैंग्वेज है उसको पढ़ सकता है। मे भी हाँ वो पढ़ सकता हो, लेकिन मे भी हो सकता है कि यहाँ पे शूरी की जो आईज है उसके पास कुछ और ही पावर्स है जो कि काफी इंटरेस्टिंग हो। एंड वेल बिल्कुल पुडिंग की तरह इस आइस की एबिलिटी को भी यहाँ पे अनलॉक करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे गोरो के पास भी है, लेकिन वो उस आइस की एबिलिटी को अनलॉक नहीं कर पाए। इसलिए यहाँ पे वो शूरी को लेने के लिए आया था कि हो सकता है कि मे भी शूरी इस आइस की एबिलिटी को मे भी फ्यूचर में जाके अनलॉक कर पाए। सो जिस टाइम पे गोरो यहाँ पे इन सब बातों को ब्रुक के आगे रिवील कर रहा होता है, वो जो शैडोई फिगर है जो कि मे भी यहाँ पे मार्स हो सकता है, जिसको यहाँ पे ईमो खुद कंट्रोल कर रहा है, वो यहाँ पे गोरो से कहता है कि तू चुप हो जा, तू यहाँ पे काफी कुछ रिवील कर रहा है। जिस चीज को सुन के वो यहाँ पे उससे माफी मांगता है एंड यहाँ पे शूरी को ऑर्डर देता, जहाँ पे शूरी धीरे धीरे करके ब्रुक के पास बढ़ती है, अपनी स्वॉर्ड को निकालती है एंड लिटरली यहाँ पे ब्रुक शूरी को देख के कहता है, उसके बचपन के बारे में सोचता है कि तेरे को यार मैं एक एंजल समझता था, लेकिन अब मैं जब तेरे को देख रहा हूँ तो बिल्कुल मेरे को एक डेविल की तरह लग रही है। एंड इसी मोमेंट पे शूरी यहाँ पे अपनी ब्लेड लेती है, लिटरली ब्रुक के सर पे स्टैब कर देती एंड यहाँ से अपने बायोलॉजिकल फादर के साथ चली जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रुक जिंदा तो बच गया, उसके साथ यहाँ पे उसको ट्रीट करते हैं, उसको कहते हैं कि हमारा किंगडम अब बिल्कुल यहाँ पे खत्म हो गया, सारे लोग यहाँ से जाने लग गए, यहाँ पे किंग की भी डेथ हो चुकी है। एंड इस चीज को सुन के ब्रुक यहाँ पे लिटरली टूट जाता है। वो यहाँ पे जिंदा बस इसलिए बच पाया क्योंकि इसकी जो ब्रेन की जो आर्टरीज हैं, जो यहाँ पे स्टेम्स है, वो यहाँ पे डायरेक्ट इंटैक्ट में नहीं आई। में भी हो सकता है कि यहाँ पे शूरी ने जानबूझ के उसके नहीं मारा हो, कहीं ना कहीं उसकी जो कॉन्शियसनेस है कहीं ना कहीं उसको यहाँ पे कह रही हो कि ये बंदा मेरा साथी है, ब्रुक को बचपन से जानती है, उसको यहाँ पे वो नहीं मार सकती, इसलिए यहाँ पे उसने ब्रुक को जिंदा छोड़ दिया। और इस चीज को हम करंट टाइम पे भी देखते हैं कि कैसे यार गुनको ने ब्रुक को यहाँ पे फिर से बचाया था यार एल्बाफ के अंदर। ब्रुक लिटरली इस चीज को सोच के फूट फूट के रो रहा होता है। वो तो यहाँ पे समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये हुआ तो हुआ गया। वो यहाँ पे यही सोचता है कि जो सब चीजें मैंने अभी तक सोची ये पक्का मेरी इमेजिनेशन होगी, ये चीजें सच बिल्कुल भी नहीं हो सकती। एंड इन सब चीजों को करके यहाँ पे फ्लैशबैक एंड हो जाता है, जहाँ पे ये सारी चीजें ब्रुक स्ट्रॉय हेड्स को बता रहा होता है। वो सब लोग यहाँ पे सुनते हैं, सब लोग शॉक रह जाते हैं। ब्रुक यहाँ पे कहता है कि उस टाइम तक तो मैं जानता भी नहीं था कि ये डेयर फ्रूट का कॉन्सेप्ट भी वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो उसको समझ नहीं आया कि क्या ऐसी चीजें पॉसिबल भी हो सकती है जहाँ पे जो किंग रूवन है और जो शूरी एक डेविल के अंदर कन्वर्ट हो गई थी। बट फिर ब्रुक यहाँ पे स्ट्रॉ हेड्स के आगे रोते हुए कहता है कि अगर वो एक इल्यूजन नहीं था, अगर वो सच्चाई थी, तो क्या मैं फिर से प्रिंसेस शूरी के ऊपर बिलीव कर सकता हूँ? क्या मैं समझ सकता हूँ कि उसने मेरी मदद करने की जो इस टाइम पे भी कोशिश करी? प्रिंसेस शूरी में भी खुद यहाँ पे एक विक्टिम है, जहाँ पे ब्रुक कहता है कि वो उसको सेव करना चाहता है और सारे स्ट्रॉ हेड्स के मेंबर्स के आगे प्लीड करता है कि वो उसकी हेल्प करे प्रिंसेस शूरी को सेव करने के लिए। एंड वेल इस सीन को सुन के भाई सब लोग यहाँ पे शॉक तो रह जाते हैं, काफी वो लोग इमोशनल भी हो जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली यार स्ट्रॉ हेड्स पूरी एक फैमिली है, जहाँ पे वो कहते हैं कि हम लोग यार पूरी एक फैमिली है, हम लोग यहाँ पे वही करेंगे जो ब्रुक सही समझता है, हम लोग शूरी को आजाद करेंगे उस आइस से, जहाँ पे सब लोग अब रेडी हैं शूरी को वापस से आजाद करने के लिए। एंड इस चीज को कह के ब्रुक तो यहाँ पे लिटरली शूरी की तरफ दौड़ पड़ता है,
उसको सेव करने के लिए, जहाँ पे बाकी सारे स्ट्रॉ भी उसके पीछे पीछे जाने लगते ताकि वो शूरी को सेव कर सके। जिसके बाद यहाँ से सीन चलता है एल्बाफ के वॉल्डर स्कूल के कैफेटेरिया की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि पूरे एल्बाफ में यहाँ पे आग लगी हुई है, लेकिन लूफी तो भाई अपनी ही मस्ती में, जहाँ पे वो खाना ठूस रहा होता है, खाना ठूस के अपने पेट के ऊपर हाथ रखता है। एंड लाइक वाह भाई मजा आ गया, मैं तो फुल हो गया, मेरी एनर्जी एकदम पीक पे पहुंच चुकी है अब। जहाँ पे फिर लूफी अपने बूट्स को निकालता है, उनके अंदर से वही आइकॉनिक सैंडल्स बाहर आती है। एंड ही इज लाइक अपने पूरे ऑरा मोड के अंदर वो कहता है कि मैं तो भाई अब किसी से भी फाइट करने के लिए रेडी हूँ, चाहे मेरे सामने कोई भी आ जाए, मेरे सामने भाई कोई नहीं लिख सकता। जिसके साथ वो कहता है कि अगर ये बंदा यानी कि ईमू पूरे एल्बाफ का एनिमी है तो ये मेरा भी एनिमी हुआ और इसको वो छोड़ेगा नहीं। एंड लिटरली लूफी यहाँ पे खाना ठूस के जंप करता है सीधा ईमू के पास जाने के लिए, जहाँ से सीन चलता है ईमू वर्सेस लोकी की फाइट की तरफ। दोनों अभी भी यहाँ पे फाइट के अंदर बिजी हैं, आपस में क्लैश कर रहे हैं। एंड इसके साथ साथ ईमू यहाँ पे काफी सारी चीजों को रिवील भी करता है पास्ट के टाइम की, जहाँ पे वो कहता है कि पास्ट में 800 साल पहले भी एल्बाफ के लोग यानी कि जायंट्स ने ऐसी ही मिस्टेक करी थी जिसको फिर से यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं। जहाँ पे वो कहता है कि पहले के टाइम पे भी जब बच्चों को यहाँ पे किडनैप कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया था, इसी की वजह से एल्बाफ के लोगों को हार का सामना करना पड़ा था। एंड वो कहता कि हिस्ट्री यहाँ पे अपने आप को रिपीट करती ही है एंड फिर से यहाँ पे वैसा ही होके रहेगा। एंड ऑब्वियसली इस चीज को सुन के लोकी तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, वो तो यहाँ पे यही कहता है कि तुम लोग साले कावर्ड्स हो, तुम लोग बस बच्चों को ही टारगेट कर सकते हो। और लिटरली वो काफी गुस्से में आ जाता है, अपने हैमर को उठाता है, उसके ऊपर फिर से स्ट्राइक करने के लिए रेडी है। लेकिन इसी बीच पीछे से एक चिल्लाते हुए आवाज आती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि आसमान से कड़कते हुए बादलों के बीच लूफी यहाँ पे जंप करता है एंड चिल्लाते हुए कहता है गेट अवे फ्रॉम एल्बाफ यू बास्टर्ड। एंड इसी बीच लूफी सीधा ईमू के सामने जंप करता है, अपने हाथ को पीछे खींचता कॉन्कर साकी और एडवांस आर्मामेंट से कूट करता है एंड सीधा बैंग ईमू के मुंह पे यहाँ पे एकदम क्रेजी पंच लैंड होता है। ईमू की हालत यहाँ पे एकदम देखने लायक है, काफी तगड़ा यहाँ पे पंच सीधा उसके मुंह पे पड़ता है, जो कि बिल्कुल उसी पंच की तरह रिजेंबल कर रहा है जिसको हमने साबाउडी आर्कापेलागो में देखा था, जब लूफी ने पहली बार वन पीस के गॉड्स कहे जाने वाले सेलेस्टियल ड्रैगन्स के आगे पहली बार खड़े होने की हिम्मत करी थी एंड कार्लोस को ऐसा पंच दिया था ना यार, जो सेटिस्फैक्शन लेवल उस पंच का था, यहाँ पे ईमू को जो पंच पड़ा है भाई सिमिलर सेटिस्फैक्शन हमको देखने को मिलने वाला है। एंड भाई क्या ही क्रेजी सीन है यार ये। ईमू इसके बाद क्या करने वाला है भाई, कैसे वो आखिर मुंह छुपाएगा, अपने सारे जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स, अपने सारे जो गॉड्स नाइट के साथ ही यहाँ पे आए हैं, अगर इस सीन को देखेंगे वो लोग क्या सोचेंगे भाई ईमू के आगे। सपोजिटली भाई वन पीस का मेन विलन ऐसे यहाँ पे पंच खा रहा है लूफी से, वही बेस फॉर्म के अंदर। वन पीस की फाइनल सागा यार सही में कुछ ज्यादा ही क्रेजी बनती जा रही है। तुम लोगों को क्या लगता है यहाँ पे शूरी की आईज में आखिर कैसी पावर हो सकती है? काफी लोग यहाँ पे सोच होंगे भाई यहाँ पे पक्का भाई जोरो की आंखों में भी कुछ ना कुछ पावर तो होनी चाहिए यार। जिसके साथ साथ अब क्योंकि यहाँ पे ईमू को पंच पड़ चुका है तो आखिर अब यहाँ पे क्या करने वाला है, ऐसी कौन सी पावर यहाँ पे शो करने वाला है सन गॉड लूफी नीगा के आगे भाई। सो भाई वीडियो अच्छी लगी तो अभी के अभी लाइक ठोको, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वो जो हाइप का बटन है उसको भी दबा दो यार। मैं मिलता हूं तुमसे ऐसे ही और क्रेजी चैप्टर रिव्यू वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए गोमू गोमू नो सायोनारा।